नमस्कार बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मानव में श्वसन तंत्र, उसी के अंतर्गत नेक्स्ट कड़ी में अपने आता है श्वसन की क्रियाविधि। जो श्वसन की जो क्रियाविधि है वो दो चरणों में संपन्न होती है। पहला जो चरण है वो अपना कौन सा है? निश्वसन, अंतःश्वसन या इंस्पायरेशंस, और सेकंड है अपना उच्छ्वसन या एक्सपायरेशंस। जो निश्वसन है उसके अंतर्गत अपने को पता है कि जो वायु है वो अंदर ली जाती है, और उच्छ्वसन है उसके द्वारा वायु है वो क्या होती है? बाहर छोड़ी जाती है। तो थोड़ा सा अपने देखें कि जो श्वसन की जो क्रियाविधि है वो किसके कारण संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया हेतु पेशियों में संकुंचन होता है, यानी कि इसमें दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। और ये जो पेशियां, एक तो पेशी है तनुपुट की अन्य पेशियां, और सेकंड है अंतरा प्रशुक पेशियां, जो कि पसलियों से संबंधित है। यह भी एक तरह से देखें तो दो प्रकार की होती हैं। एक अपने होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो श्वसन की क्रिया है वो किसके कारण संपन्न होती है? वो पेशियों में संकुंचन के कारण संपन्न होती है। और ये जो संकुंचन है उस हेतु अपने दो प्रकार की पेशियां हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। एक है तनुपट या डायफ्राम की आर्य पेशियां, और सेकंड है अपने अंतरा प्रशुक पेशियां, जिनको भी अगर अपने देखें तो उनको भी अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है बाह्य अंतरा प्रशुक पेशी और एक अंत अंतरा प्रशुक पेशियां। अब ये श्वसन की क्रियाविधि होती कैसे, इस पर अपने थोड़ी नजर डालते हैं। जैसे अपने पास में ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंतर्गत अगर हम देखें तो अपने पास में ये श्वास नली से ऊपर से लेके और ये पूरा फेफड़े अपने को यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली जो अपनी जो क्रिया है निश्वसन की क्रिया, निश्वसन के अंदर क्या होता है? वायु को क्या है कि अंदर ग्रहण किया जाता है, और जब अंदर ग्रहण करते हैं तो उस दौरान ये जो अवस्था होती है वो एक कौन सी अवस्था होती है? ये एक सक्रिय अवस्था होती है। इस सक्रिय अवस्था के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो अपने दो जो पेशियां देखी है, एक तो डायफ्राम की जो आर्य पेशियां है वो, और सेकंड जो अंतरा प्रशुक या इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो, उनमें संकुंचन होता है। जब संकुंचन होता है तब उस दौरान हम देखते हैं कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है उसकी जो पेशियों के अंदर जब संकुंचन होता है तो ये जो अपने पास में जो गुंबद के आकार की जो आकृति दिख रही है, तो जब उनमें जब संकुंचन होगा तो ये जो पोजीशन है वो यहाँ से हटकर और एक तरह से इस तरह से ये चपटा हो जाता है सीधा। तो डायफ्राम की जो पेशियों में जो संकुचन होता है, जो डायफ्राम या तनुपुट है वो सीधा चपटा हो जाता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उनके अंदर जब संकुचन होता है तो ये जो पसलियां हैं वो क्या है कि बाहर की तरफ है वो आती हैं। तो पसलियां आती हैं बाहर की तरफ और ये डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। तो उस दौरान हम देखते हैं कि अपने यहाँ का जो पहले जो अपने ये जो इस तरह से अंदर का वक्ष हुआ का आयतन था, और वो बाद में इस डायफ्राम में तनुपट के चपटा होने के बाद में यहाँ का जो आयतन है उस आयतन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने के कारण यहाँ पर वायु दाब है वो कम हो जाता है। वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है। किसकी तुलना में? बाहर वातावरण की तुलना में
जो वायु दाब है कम हो जाता है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि बाहर वातावरण या वायुमंडल के अंदर दाब है वो तो क्या होता है, अधिक होता है, अंदर कम होता है, जिसके कारण बाहर से वायु है वो अंदर फेफड़ों के अंदर वो प्रवेश कर जाती है। ये जो अपनी जो क्रिया है वो कौन सी कहलाती है, निश्वसन या अंतःश्वसन इंस्पायरेशन कहलाती है। सेकंड अगर अपने बात करें उच्छ्वसन की, उच्छ्वसन के अंदर जो हमने ये देखा है कि डायफ्राम की जो अरिय पेशियां और सेकंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि पहले संकुचन होता, अब ये वापस पुनः क्या कि शिथिलन होगा। तो जब शिथिलन होगा तो ये जो डायफ्राम की जो पेशियां हैं उनके अंदर शिथिलन होने से डायफ्राम अपने पुनः स्थिति के अंदर आ जाएगा, पुनः स्थिति के अंदर आ जाएगा। और इंटरकोस्टल मसल्स है उनके अंदर शिथिलन के कारण जो वक्स है वो भी क्या कि अंदर की ओर अपने पुनः स्थिति में आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ का जो अपने जो आयतन देखते हैं वो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पर दाब है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वक्स गुहा का आयतन कम होने से दाब में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिससे यहाँ जो वक्स गुहा का जो दाब है, प्रेशर है, वो बाहर की तुलना में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और वायुमंडल में क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण यहाँ फेफड़ों में उपस्थित जो वायु, और जानते हैं कि प्रमुख रूप से बाहर कौन से निकालनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर क्या है कि श्वसन पथ से होते हुए और बाहर की तरफ है वो वायुमंडल में वो आ जाती है। तो ये जो अपनी जो क्रिया है वो कौन सी कहलाती है, उच्छ्वसन कहलाती है। और ये जो उच्छ्वसन है एक निष्क्रिय अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था होती है। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज अपने देखते हैं। इसके अंदर जो निश्वसन है उसके अंदर तो क्या होता है कि अरिय पेशियां और जो अपने दूसरी देखते हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स है उनके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, तो वक्स गुहा का आयतन है वो बढ़ता है, दाब कम होता है, तो बाहरी जो वायुमंडल है उसकी तुलना में यहाँ का जो दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वायु क्या जाती है अंदर प्रवेश। इस क्रिया को अपने बोलते हैं निश्वसन या इंस्पायरेशन। और सेकेंडली अपने देखते हैं कि जो अपनी उच्छ्वसन की जो क्रिया है, एक्सपायरेशन की जो क्रिया है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो अरिय पेशियां और जो इंटरकोस्टल जो पेशियां में संकुचन होता है वो वापस शिथिल पड़ती है। तो उस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ का जो वक्स गुहा जो आयतन है उसमें क्या होती है, कमी होती है। कमी हो तो दाब बढ़ेगा, और ये दाब बाहर वायुमंडल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो उपस्थित जो वायु है जिसमें मुख्यतः अपने CO2 देखते हैं, और जो बाहर है वो फेफड़ों से कहाँ निकल जाती है, बाहर वायुमंडल के अंदर है वो चली जाती है। तो ये जो क्रिया है अपनी कौन सी संपन्न होती है, उच्छ्वसन। लेकिन हम नॉर्मली अपने देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, प्रैक्टिस करता है, व्यायाम करता है, प्रैक्टिस करता है, उस दौरान हम क्या देखते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि मतलब कि जो उच्छ्वसन की क्रिया है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, एक तरह से, या कौन सी अवस्था में होती है, निष्क्रिय अवस्था में होती है। लेकिन जब व्यक्ति व्यायाम करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान भी अपने बात की थी ना, एक तो अपनी कौन सी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है वो, और सेकंड अपने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो अब ये जो व्यायाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि ये जो जो अपने इंटरकोस्टल या अंतरा जो परशुक जो पेशियां है इनके अंदर प्लस में उदरीय जो पेशियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। उस दौरान संकुचन होता है तो कैसी क्रिया होती है। तो यहाँ पर अपने नॉर्मली थोड़ा सा देखा था कि मतलब कि ये जो क्रिया अपने बढ़ाई थी कि ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, उधर उच्छ्वसन की क्रिया। अब अपने समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर व्यायाम कर रहा है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो अंतरा परशुक पेशियां कौन सी, इंटरनल अंतरा परशुक, इंटरनल जो अपने इंटरकोस्टल मसल है
उनके अंदर क्या होता है कि अत्यधिक क्या होता है कि संकुचन होता है, और संकुचन होता है तो उसके दौरान जो वक्ष वो बाहर ले आके अंदर की ओर खींचती है। और ठीक उसी प्रकार साथ में कौन सी पेशियां स्थित है अपने उदरीय पेशियां, और उन उदरीय पेशियों के अंदर भी क्या होता है कि संकुचन होता है, और संकुचन होने के कारण ये नीचे से उधर से ऊपर की तरफ जब प्रेशर लगेगा तो यहाँ पे ये जो डायफ्राम है ये और ज्यादा गुंबद के आकार की स्थिति के अंदर आ जाता है। और इस दौरान देखते हैं कि यहाँ पर अपने क्या है कि और ज्यादा कम आयतन हो जाता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो व्यायाम और या प्रैक्टिस जब करते हैं तो उस दौरान जो वायु है उसको क्या है कि बलपूर्वक वो बाहर वो छोड़ दिया जाता है। अब हम देखें कि जो एक जो समस्त जो मनुष्य है उस समस्त मनुष्य के अंदर जो श्वसन की जो दर है वो कितनी होती है। वो श्वसन की दर है 1 मिनट के अंदर लगभग 16 से 18 या 20 अपने प्रति मिनट श्वसन की क्रिया है वो होती है, यानी 1 मिनट के अंदर है वो 16 से 20 है वो श्वसन है वो लिया जाता है या आते हैं कह सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कुछ कि श्वसन संबंधी आयतन क्या होते हैं और उसके बाद में श्वसन संबंधी क्षमताएं क्या। तो पहले अपने देखते हैं श्वसन संबंधी आयतन। तो श्वसन संबंधी आयतन है वो देखें अपने क्या इसके अंदर अपने पहला है वो क्या है, वो है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या है? ज्वारीय आयतन बच्चों मतलब कि एक सामान्य अवस्था के अंदर जब श्वास छोड़ा जाता है या श्वास अंदर लिया जाता है वो अपना आयतन है वो क्या कहलाता है, वो ज्वारीय आयतन कहलाता है। इस ज्वारीय आयतन का जो माप होता है वो माप अपना कितना होता है, वो 500 ml होता है। सेकंड अपना कौन सा आता है? सेकंड अपना आता है निश्वसन आरक्षित आयतन। निश्वसन का मतलब ही अपने को पता है कि इसमें ऑक्सीजन या वायु का क्या क्या अंदर लिया जाता है, वायु को अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि सामान्य जो श्वसन अपने जो टाइडल वॉल्यूम था उसके दौरान जो हमने वायु अंदर ली थी उसके बाद अगर बलपूर्वक और हम अंदर कितने ले सकते हैं वो जो अपना आयतन है वो क्या कहलाता है, निश्वसन आरक्षित आयतन है वो कहलाता है। ये इसको अपने बोलते हैं ये जो इंस्पायरेशन रिजर्व जो वॉल्यूम है इसका जो माप है वो कितना होता है, इसका जो अपने 2500 से लेके 3000 ml तक होता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो वो है अपना उच्च श्वसन। उच्च श्वसन में क्या करते हैं, वायु बाहर छोड़ते हैं, वायु बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर अपने देखते हैं कि जो सामान्य हम श्वसन क्रिया करते हैं या भी हो कह सकते हैं जो अपना ज्वारीय जो आयतन है उसकी अगर बात करें तो सामान्य श्वसन के बाद हम और कितनी वायु बाहर बलपूर्वक निकाल सकते हैं वो उसका आयतन अपना क्या कहलाता है, वो अपना आयतन है वो कहलाता है ERV, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। और इसका जो माप होता है वो कितना होता है, 1000 ml से 1100 ml तक होता है। अब बचा है अपने कौन सा, चौथा आयतन अवशिष्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। अवशिष्ट आयतन, यहाँ स्टार्ट वाले में नॉर्मल श्वास छोड़ा, दूसरे में हमने क्या कहा कि नॉर्मल श्वास छोड़ने के बाद और ज्यादा छोड़ा, वो उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहलाया। लेकिन जब उच्च श्वसन छोड़ने के बाद बलपूर्वक अगर हम उच्च श्वसन करते हैं तो उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर वायु है वो आरक्षित रहती है, बची रहती है, वो आयतन अपना क्या कहलाता है, वो अपना आयतन है वो अवशिष्ट आयतन कहलाता है। और इसका जो माप होता है वो कितना होता है, वो होता है 1100 से 1200 ml। नेक्स्ट पहला है अपने इसके अंतर्गत है निश्वसन क्षमता। निश्वसन का मतलब श्वास का अंदर लेना, उच्छ्वसन क्षमता श्वास का बाहर, जैव क्षमता
अपने वाइटल कैपेसिटी और फोर्थ है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और लास्ट अपनी रहेगी फेफड़ों की कुल क्षमता टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें सबसे पहले वाले अपने देखते हैं कि क्षमता क्या है। ये जो अपने श्वसन संबंधी क्षमता है वो आयतन के ऊपर ही आधारित है। तो ये जो निश्वसन क्षमता है वो क्या है, वो क्या है कि वायु की वह अधिकतम क्षमता जो कि मतलब कि अंतः श्वसन के द्वारा अधिकतम अंतः श्वसन द्वारा अपने जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है अपने निश्वसन क्षमता। और निश्वसन क्षमता के अंदर अगर अपने देखें तो ये होता है टीवी प्लस आईआरवी। टीवी अपने को पता है क्या होता है, ज्वारीय आयतन होता है। ज्वारीय आयतन का वॉल्यूम अपने को पता है कितना होता है, 500 होता है। आईआरवी का मतलब कि जो हमने सामान्य अंदर लिया और अंदर कितना खींच सकते हैं वो आईआरवी होगा। जो कितना अपना टोटल मान 3500 प्लस 3000, तो निश्वसन क्षमता है वो अंदर लेने की अपने अधिकतम क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, वो 35 ml हो जाएगी। उद्शोषण क्षमता यानी कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो कि अधिकतम है वो बाहर निकाल जा सके, इसमें सामान्य टाइडल वॉल्यूम तो आएगा। और ईआरवी जबरदस्ती बलपूर्वक अपने कितने निकाल सकते हैं, तो वो 500 प्लस में बलपूर्वक अपने देखा है उद्शोषण आरक्षित ये 1100, तो यहाँ पर 1000 लिया अपने 1500 टोटल होगी। उसके बाद में अपने पास में आती है जैव क्षमता। जैव क्षमता के अंदर अपने देखें तो इसके अंदर क्या है कि बलपूर्वक ली गई बलपूर्वक छोड़ी गई, तो वो दोनों तो इसमें जो कॉमन है अपने टाइडल वॉल्यूम 500 है ही, और उसमें बलपूर्वक अपने अंदर और बलपूर्वक बाहर। बलपूर्वक अंदर कितनी है 3000 और ये 1100, टोटल अपने कितनी हो जाती है 4600। उसके बाद में अपने फोर्थ आता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता है वो क्या है, वो ईआरवी प्लस में आरवी। ईआरवी का मान अपने को पता है कितना होता है 1100 और आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि फेफड़ों के अंदर बची रह जाती है उसका वॉल्यूम कितना है 1200, तो 1200 प्लस कितनी होगी 2300। और लास्ट अपना आता है इसमें टीएलसी अपने आ जाएगी फेफड़ों की कुल जो क्षमता है वो कितनी होती है, वो कुल क्षमता है यानी कि जैव क्षमता प्लस में आरवी। जैव क्षमता अपने को पता है कितनी होती है 4600 और रेजिडुअल जो वॉल्यूम है उसकी मात्रा अपने को पता है कितनी होती है 1200, टोटल कितनी हो जाती है अपने पास में 2800 ml। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सिलेबस आरबीएससी के हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें कुछ एक दो बिंदु और हैं उनके ऊपर भी अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है कि अपने यहाँ पर देखिए जो गैसें श्वसन की क्रियाविधि के अंदर O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, तो जो गैसों का जो विनिमय है वो किस प्रकार से होते हैं। गैसों का विनिमय थोड़ा सा समझने के लिए अपने वो थोड़ा सा एक बार रफ डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं। उसके अंदर अपने यहाँ ये जो सिस्टम बनाया था कि ये लंग्स वाला सिस्टम बना था, तो यहाँ इसमें ये जो गैसों का जो विनिमय होता है वो वायु के आंशिक दाब के कारण होता है। आंशिक दाब के कारण कैसे, यहाँ पर अपने देखें जो वायु की जो कोशिकाएं होती हैं, वायु की जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वो कितना होता है 104 mmHg। और अंदर ऊतकों के अंदर जो PO2 है आंशिक दाब है वो कितना होता है 40 mmHg। इसी तो यहाँ देखते हैं अपने कि जो बाहर जो ये जो फेफड़े हैं इन फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का PO2 है या जो आंशिक दाब है वो 104 है, और ऊतकों के अंदर क्या है कम है। अपने जानते हैं कि जो गैसें है वो अधिक दाब से निम्न दाब की हो जाती है, तो वायु कोशिकाओं से है और वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है, अंदर ऊतकों के अंदर चली जाती है। जैसे जो ऑक्सीजन अंदर जाएंगी पता है अपने को अंदर ऑक्सीकरण होगा CO2 बढ़ेगी, तो उस दौरान भी हम देखते हैं कि अंदर के जो ऊतक है कोशिकाएं उनके अंदर जो PCO2 का जो मान होता है वो होता है 45।
और जो वायु जो कोशिकाएं होती हैं, फेफड़ों जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर जो अपने पास से जो PaCO2 का मान होता है वो होता है 40। तो अंदर ऊतकों के अंदर PaCO2 का मान है वो जाता है 45 और कोशिकाओं के अंदर क्या है, वायु फेफड़ों के अंदर 40 है। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऊतकों से और कहाँ पहुंच जाती है, फेफड़ों, और फिर बाहर अपने उस शोषण के द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। तो इस प्रकार से ये गैसों का विनिमय होता है। मेन चीज इसमें अपने को ध्यान रखनी है, जो जो O2 है उसका मान है फेफड़ों के अंदर तो कितना होता है 104, और PO2 अंदर ऊतकों के अंदर होता है 40, और इसी तरह PCO2 है उसका मान फेफड़ों के अंदर होता है 40, और PCO2 जिस ऊतकों के अंदर इसका मान होता है 45। तो मेन चीज अपने को ये ध्यान रखनी, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। अब अपने थोड़े लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं। बात अगर गैसों की विनिमय की थी, तो इसमें थोड़ा सा गैसों का अपना थोड़ा सा परिवहन के बारे में और देख लेते हैं। वो क्या है कि अपने को पता है कि O2 और CO2 है, इन दोनों गैसों का परिवहन होता है। तो जो O2 का जो परिवहन होता है वो तो लगभग 90% तो होता है, वो तो अपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, और लगभग 3% कह सकते हैं वो अपने वो रुधिर के प्लाज्मा के साथ में वो ऑक्सीजन का है वो परिवहन होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें CO2 का परिवहन CO2 के परिवहन की बात करें तो ये भी 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। सेकंड अपने यहाँ पर इसका जो होता है कार्ब एमिनो अम्ल के रूप में, कार्ब एमिनो अम्ल के रूप में। और थर्ड अपना हो जाएगा रुधिर प्लाज्मा के रूप में, रुधिर प्लाज्मा के साथ। यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% होता है। उसके बाद अगर अपने दूसरा देखें जो कार्बन एमिनो अम्ल है उसके अंदर 23%, और बाकी जो बचा लगभग 6-7% है वो रुधिर प्लाज्मा के साथ में है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो परिवहन होता है। तो ये अपना गैसों का परिवहन था O2 और CO2 का। O2 का जो परिवहन है वो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में प्रमुख रूप से 97%, 3% है वो रुधिर प्लाज्मा के साथ में। CO2 का जो परिवहन है वो कौन से किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, कार्बन एमिनो के रूप में होता है। रुधिर प्लाज्मा के सबसे ज्यादा होता है वो किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। और 70% कार्बन एमिनो अम्ल है वो 23% है, और इधर अपने देखें जो रुधिर प्लाज्मा के रूप में वो 7% होता है। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक मानव में जो श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक, तब तक के लिए थैंक्स।